नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। तो प्रॉपर्टी गुरु के इस विशेष एपिसोड में आज कुछ खास बातचीत होगी, क्योंकि साल का अंत होने जा रहा है। तो हम कुछ खास एपिसोड्स, कुछ खास बातचीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक कोशिश है कि देखें 2022 कैसा रहा और 2023 के लिए हम क्या कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं देश की रियल एस्टेट मार्केट से। तो आज भी ऐसा ही कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। खास तौर पर चर्चा करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो बहुत विस्तृत तरीके से बनाई गई है NoBroker.com की तरफ से। बहुत सारी डिटेलिंग है इसके अंदर कि कैसे देखते हैं वो पूरा 2022 जो है उसका एक समअप है, कई लोगों का सर्वे है, कई लोगों से बातचीत है और एक आउटलुक भी 2023 के लिए। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ गर्ग, जो कि को फाउंडर हैं और साथ में चीफ बिजनेस ऑफिसर भी हैं NoBroker.com के। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और सबसे पहले तो बधाई, बहुत डिटेल रिपोर्ट आपने बना दी है, करीब करीब 78 पन्नों की। हालांकि बहुत अच्छे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर, तो शायद थोड़े से पेजेस ज़्यादा लग गए। वेल, इंफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक जनरल आउटलुक ही लूंगा। 2022 हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट के लिहाज से टर्न अराउंड ईयर रहा। हालांकि ये शुरुआत 19-20 के आसपास हुई, लेकिन शायद 2022 में रियल एस्टेट ने अपना पीक देखा। तो कैसे समअप करेंगे आप इसे? नमस्कार विपिन जी। नहीं, आप एकदम ही सही बोल रहे हैं कि 2022 काफी एक्साइटिंग ईयर था रियल एस्टेट के लिए। हमने बहुत ज्यादा इसमें देखा कि जो बायर्स रियल एस्टेट से बाहर रहते थे, जो कि खरीदना नहीं चाहते थे, वो बायर्स भी मार्केट में आए और काफी डिमांड आई बायर की तरफ से। ऑल्सो रेंटल की अगर तरफ देखें तो भी हमने देखा कि मार्च के बाद से जब ऑफिसेस खुलने लगे तो काफी लोग रेंटल वाले वापस सिटीज में आने लगे और काफी रेंटल का डिमांड बढ़ा। बाकी इतना हद तक हो गया कि सप्लाई डिमांड मिसमैच भी हो गया और रेंटल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हुआ, तो ये भी हमें देखने को मिला। और हमें काफी इंटरेस्टिंग एक चीज और मिली कि लोगों का जो कि कोविड के टाइम थोड़ा सा रुख चेंज हो गया था कि आउटसाइड सिटी रहने के लिए तैयार थे, सबर्ब्स में रहने के लिए तैयार थे, वो वापस ऑफिस के पास ही प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करी, चाहे वो परचेज के लिए है चाहे वो रेंटल के लिए है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव ईयर था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ इस साल में। एंड हमारा यही उम्मीद है कि आगे भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो आपकी रिपोर्ट के अंदर जो शुरुआती की ट्रेंड्स हैं उसमें कुछ एक बातें हैं जिन्हें हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे लग्जरी सेगमेंट जो बिल्कुल नहीं चलता था, वो यहाँ चलता हुआ दिखाई दिया। और साथ में जो एनआरआई इंटरेस्ट है वो भी 2022 में काफी ज्यादा आया। और ये जो सारे रीजन मिले कि हमें इतने अच्छे नंबर्स शायद एट द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो ओवरऑल बायर सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव था। बट अगर हम लग्जरी सेगमेंट को देखें तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा डिमांड आई है। अगर हम 80 लाख प्लस वाले सेगमेंट को देखते हैं वो काफी फास्ट ग्रो करा, बल्कि 3 करोड़ प्लस सेगमेंट को देखते हैं वो तो 3 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो इसमें काफी डिमांड है। इसका रीजन हमें लगता है कि लोगों को लगा कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा टाइम है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट भी देखें तो अब की बार 18% लोगों ने बोला कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, निजी यूज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, विच इज एक्चुअली हाईएस्ट इन द लास्ट 5 to 6 years। हमने हमेशा देखा है कि ये लेस देन 10% लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, बट अब की बार 18% लोगों ने बोला कि हम ये माने सौरभ जी के एक फेंस सिटर जैसा आपने कहा वो तो आगे आया ही आया, एक एंड यूजर है वो आगे आया, लेकिन जो इन्वेस्टर जो ऑलमोस्ट बाजार से गायब हो चुका था और एक रियल इन्वेस्टर, हम स्पेकुलेटर की बात नहीं कर रहे, वो भी बाजार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। राइट? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और इसमें एक रीजन ये भी है कि रेंटल यील्ड्स भी काफी बढ़ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मार्च के बाद से जैसे ही डिमांड आया तो क्या हुआ कि पिछले 2-2.5 साल में सप्लाई मार्केट में नहीं आई है और डिमांड जैसे ही सारे के सारे एम्प्लॉयज वापस आने लगे तो काफी डिमांड आई, तो एकदम से मिसमैच हो गया सप्लाई और डिमांड का, तो काफी रेंटल यील्ड्स बढ़ गए। एंड ये भी मतलब बेंगलुरु जैसे शहर में कई कई जगह तो रेंटल यील्ड्स 4 से 5% हो गए, जो कि हमेशा 2.5-3% रहते थे। तो अब एक इन्वेस्टर को अगर दिख रहा है कि 4 से 5% रेंटल यील्ड मिलने वाली है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, तो उसे लगा कि ये काफी सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ओवरऑल रिटर्न्स काफी हेल्दी होने वाले हैं। राइट। तो सारे ट्रेंड बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टर भी आ गए। रेंटल यील्ड 5% का तो हम मतलब सिर्फ बातें कर सकते थे, लेकिन आप कह रहे हैं बेंगलुरु में दिखाई दिया
और ये रीजन रहा, बहुत सारे लोग आए निकल के 5% की रेंटल यील्ड और कैपिटल अप्रिसिएशन डेफिनेटली। अच्छा, एक आपकी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो लैंड है, वैसे तो डिमांड में रही हमेशा, हर कोई लैंड खरीदना चाहता है, लेकिन इसी दौरान इसी साल के अंदर उसके लिए भी काफी डिमांड्स आई और आपने कहा कि क्या छोटा डेवलपर, आपकी रिपोर्ट कह रही क्या बड़ा डेवलपर, हर कोई एक लैंड प्रोजेक्ट भी लॉन्च करता हुआ या लेकर आता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो इंडियंस जैसे हम लोग जो है ट्रेडिशनली हम लोग सब लैंड में काफी बिलीव करते हैं एंड ज्यादातर लोग जो कि मिडिल क्लास हैं, छोटे टाउन से आए हैं, वो हमेशा लैंडेड प्रॉपर्टी में ही रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि मजबूरी थी कि आप अगर शहर में हैं जैसे कि बैंगलोर या बॉम्बे, तो आपको लैंड प्रॉपर्टीज मिलती नहीं थी। लेकिन इस साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपर्स ने लैंडेड प्रॉपर्टी लॉन्च किया, विच इज अ गेटेड लैंडेड प्रॉपर्टी, जिसमें कि क्लब हाउस भी है और आपको प्लॉट मिल रहा है जिसपे आप अपना अपना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा डिमांड दिखाई दी हमें लैंड की, स्पेशली सदर्न सिटीज में। तो जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन सिटीज में काफी ज्यादा डिमांड दिखाई दी। तो ऑलमोस्ट मतलब 12 से 15% बायर्स जो हैं वो कि उन्होंने लैंड का प्रेफरेंस बोला कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा लैंड है, अगर लैंड मिलेगा तो हम वो लेना पसंद करेंगे, विच इज एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेड। हमने आज से पहले कभी देखा नहीं। एंड सौरभ एक जी, रीजन आमतौर पे लैंड्स के नंबर हमें नहीं मिलते हैं सेल्स के, क्या कोई आइडिया आपको कि इस साल इस प्लॉट के सेल का नंबर कैसा रहा होगा? आमतौर पे हमारे पास यूनिट सेल्स के तो नंबर होते हैं, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं होता। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितना बिका है, बट हमने देखा कि अब की बार लॉन्चेस जो हैं 100% और डबल डबल थे पिछले साल से। ओके, तो इसलिए मुझे लगता है कि सेल्स भी इनकी डबल हुई होगी। राइट। तो चलिए, एक और ट्रेंड नया यहाँ जो दिखाई दिया कि भाई आप लोगों को अब घर तो पसंद आ ही रहे थे, लेकिन साथ में जमीन की तरफ भी उनका झुकाव बढ़ा। और जैसे सौरभ जी कह रहे हैं, खासतौर पे सदर्न सिटीज में, ऐसा नहीं बेंगलुरु में प्लॉट्स की डिमांड रही है, लेकिन वो कह रहे हैं 100% जंप उसमें, और साथ में इतने लॉन्चेस, तो ये भी नया ट्रेंड है। सौरभ जी, और आगे बढ़े आपकी रिपोर्ट में, तो बायर डेमोग्राफी में मैं जो देख पा रहा हूं यहाँ पर कि करीब करीब 60% के आसपास जो घर खरीदार रहे वो 25 से 50 साल की उम्र के दरमियान के लोग रहे, और इसमें से भी आधे से ज्यादा लोग वो रहे जो प्राइवेट सेक्टर में थे। ये एक कोरिलेशन अगर आप हमें समझाएं थोड़ा। तो देखिए इसका एक तो हमने देखा कि कोविड के बाद से जो कि एंड यूजर है उनमें से काफी लोग इस मार्केट में एंटर करे जो कि पहले नहीं खरीदते थे, पहले सोचते थे कि रेंट पे ही रहेंगे। बट अभी जब हम देख रहे हैं कि रेंटल यील्ड काफी बढ़ गई है, अगर 4-5% रेंट देना है तो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरे को रेंट कितना देना है वर्सेस मेरे को ईएमआई कितना देनी है। और अगर 4 to 5% अगर आपका रेंट है एंड आपका इंटरेस्ट रेट 8.5% है बढ़ने के बाद भी, तो दैट डिफरेंस इज वेरी लेस। सो पीपल कैलकुलेट दैट एंड से कि इतना रेंट देने के बजाय तो मैं घर खरीद ही लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे हमारी रिपोर्ट में, काफी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय, उनका बड़ा रीजन ये है कि रेंट बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वो खरीदना चाहते हैं। तो ये जो मिलेनियल जनरेशन है जो कि पहले एकदम बाहर रहती थी, सडनली दे आर इनसाइड, दे हैव आल्सो फेल्ट कि ये काफी सेफ एसेट है और वो अब इसको खरीदना चाहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फिगर जो आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है कि जो जेंडर बायर्स है यहाँ पे, तो 65% मेल बायर्स हैं एंड 35% फीमेल बायर्स हैं। मेरे हिसाब से जो फीमेल बायर्स है एक अच्छा नंबर है। मेरे पास कोई कंपैरेटिव डेटा नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप बताएंगे क्या महिलाएं इतनी संख्या में पहले निकली घर खरीदने के लिए? नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि आई थिंक विमेन का काफी ज्यादा ट्रेंड है कि वो घर खरीदती हैं। अभी उनको लगता है कि पहले जो इन्वेस्टमेंट वो करते थे, चाहे वो ज्वेलरी में करते थे या स्टॉक मार्केट में करते थे, उससे बेटर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट है क्योंकि काफी सेफ है। और अगर आप ये भी देखेंगे कि घर खरीदने में विमेन को थोड़ा सा एडवांटेज भी है स्टैम्प ड्यूटी में, इंटरेस्ट रेट पे, तो वो भी इसमें एक रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि काफी भारी तादाद में अब की बार विमेन बायर्स आई हैं। ये ट्रेंड हमें पिछले 1-1.5 साल से दिख रहा है कि विमेन अभी बायर्स की तरह मार्केट में आने लगी। चलिए, एक अच्छी बात है, जेंडर बायस यहाँ पे कम होता हुआ। ये बात भी आपकी सही है कि कई बार वो रजिस्ट्रेशन के जो बेनिफिट्स हैं या कई बार लोन बेनिफिट्स है, उसलिए भी वो महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री होती है और वो नंबर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट जरूर हो रहा होगा। सौरभ जी, यहाँ पर जो बायर प्रेफरेंस है उसमें आपने लोगों से जो भी सर्वे किया, तो 2022 में आपके हिसाब से 86% लोगों ने कहा कि वो हाँ घर खरीदना चाहते हैं, ये अच्छा समय है। और अगर वो 23 के लिए भी आपने सवाल पूछा है तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास लोग कह रहे हैं कि हाँ वो खरीदेंगे। जबकि आप देखिए प्राइजेस अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले गए। इंटरेस्ट रेट को तो हमने बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा है 2022 के अंदर, लेकिन बावजूद इसके जो वो एक ट्रेंड शुरू हुआ घर खरीदने का, या वो जो मोमेंटम आया, वो कहीं टूटता हुआ नहीं दिख रहा है इस सर्वे के मुताबिक।
बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि कोविड के टाइम पे जो वो इमोशनल लोगों का रीज़न था कि एक फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, एक सेफ एसेट होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, वो ट्रेंड कंटिन्यूड है। और दूसरा लोग कंपैरिज़न भी कर रहे हैं कि रेंट वर्सेस ईएमआई में। एंड उसमें अगर आप देखेंगे तो अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं बट रेंटल यील्ड भी बढ़ गई है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि वो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है एंड उन्हें शायद घर खरीदने में ही ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, सिर्फ स्पेंड नहीं हो रहा है, एक्सपेंस नहीं हो रहा है। ये मानूं कि ये जिस मोमेंटम को हम देख रहे हैं 2022 में, अब ये आपका एक सर्वे है, लोगों की राय है, आगे क्या कंडीशंस रहती हैं, कैसा, क्योंकि थोड़ा सा हम इकोनॉमिक साइड पे हल्का सा ग्लूमी सिनेरियो भी देख रहे हैं, अंदेशा है, कह तो नहीं सकते आगे चल के क्या होगा, लेकिन क्या 2023 में भी हम 2022 जैसा ही परफॉर्मेंस आता हुआ देखेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारी तो यही उम्मीद है कि अनलेस समथिंग वेरी ड्रास्टिक हैपेंस इन द इकोनॉमी, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा फार फेच्ड है और इकोनॉमी शायद ठीक-ठाक ही करेगी। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, डिमांड बायर्स की तरफ से रहेगी एंड लग्जरी में भी मुझे लगता है कि डिमांड इसी तरह से कंटिन्यू करेगी एंड 2023 शुड बी एज़ गुड एज़ 2022 और माइट बी इवन बेटर देन दिस। चलिए, तो उम्मीद तो यही रहेगी। जबकि हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, कई लोग तो सिर्फ इसलिए आए प्रॉपर्टी लेने के लिए कि 6.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट कभी हाल फिलहाल में तो आपने देखा सुना नहीं था, तो वहां से एक ईज ऑफ बाइंग हो जाता है, ईएमआईज आपके पॉकेट के हिसाब से हो जाते हैं और थोड़ा सा मोमेंटम आपको मिल जाता है। और साथ ही ये भी है कि अब यहाँ से थोड़े भाव भी ऊपर गए, लेकिन ये दोनों ही चीजों ने कोई ब्रेक तो नहीं लगाया, तो उम्मीद तो कर सकते हैं 2023 में भी ये राइड जारी रहेगी। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट के अंदर, एक एक करके सौरभ जी से उन पे बातचीत जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। बात हो रही है कि 2022 कैसा रहा और 2023 के लिए हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं। आधार है हमारा NoBroker.com की वो रिपोर्ट जो काफी विस्तार से ये सर्वे करके लाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं और ट्रेंड्स कैसे रहे, नंबर्स बताती हैं, एक्सपेक्टेशन को बताती है। और सौरभ गर्ग साहब जो कि को फाउंडर हैं NoBroker.com के, हमारे साथ ही बातचीत कर रहे हैं। अच्छा सौरभ जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये रही जो मैं आपके सर्वे में आके देखता हूं कि लोग खरीदना चाह रहे थे, लेकिन आपका सर्वे कहता है या आपकी रिपोर्ट कहती है कि 78% लोग रेडी टू मूव इन या ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन में ही जाना चाहते हैं। कोई भी अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वगैरह लेना नहीं चाह रहा है। पर क्या इतनी अवेलेबिलिटी थी? क्या मिला लोगों को? तो विपिन जी, इसमें हमने क्या देखा कि जब लोग अपना सर्च स्टार्ट करते हैं तो उनका प्रेफरेंस होता है कि रेडी टू मूव इन मिल जाए उनको। एंड काफी लोग इसलिए रीसेल में भी जाते हैं या फिर नई प्रॉपर्टी जो कि रेडी टू मूव इन है वो लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका सर्च आगे बढ़ता है तो वो रियलाइज करते हैं कि अगर उनको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, नई प्रॉपर्टी चाहिए एंड उनके रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी जिसमें अम्यूनिटीज उस तरीके से हो, तो शायद रेडी टू मूव इन नहीं होता है। तो फिर वो धीरे धीरे अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करते हैं एंड 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल पोजीशन पे भी जाते हैं। तो आई थिंक इनिशियल प्रेफरेंस होता है रेडी टू मूव इन मिले, बट काफी लोग उनमें से मूव कर जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन पे भी। अभी लोगों का क्या है, अगर आप देखेंगे सर्वे में तो हमने देखा कि रेरा पे भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों को। तो लोगों को लग रहा है कि अब अंडर कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं। Although preference always is to start ready to move in, but ultimately many people go for under construction. जी हाँ, काफी एक सॉलिड रिस्पॉन्स है आपके सर्वे के अंदर, जहां लोगों ने एक दिखाया है कि भाई रेरा आने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। भाई सौरभ, यहाँ पर क्योंकि आपका तो ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप रेडी टू मूव इन वाली चीजों को भी ट्रैक करते हैं और साथ में सेकंड सेल्स के नंबर, खासतौर पे आपका फोकस तो वहां रहता है, तो क्या कोई नंबर आपके पास कंपैरेटिव होता है कि जो 2022 में, क्योंकि सारे रजिस्ट्रेशन के नंबर है जो हमारे पास आते हैं, वो ये नहीं बताते कि वो प्रॉपर्टी फ्रेश थी या सेकंड सेल्स की थी, क्या रेशियो रहा होगा जो इतने बढ़िया नंबर क्रिएट हुए हैं? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रीसेल प्रॉपर्टी जो है वो करीब 60% होती है और 40% न्यू प्रॉपर्टी होती है। तो दैट्स द रेशियो नॉर्मली अक्रॉस द सिटीज। किसी सिटी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, बट 60 to 40 रेशियो रहता है रीसेल वर्सेस न्यू प्रॉपर्टी का। राइट। तो इसको अगर थोड़ा और गहराई में जाके समझे कि
ये जो रीसेल भी हो रही है, डेफिनेटली वहां कोई रह रहा होगा, या तो वो इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी बाहर आई जो काफी लंबे समय से इन्वेस्टेड थे, या फिर वो खुद रह रहे थे, वो अपग्रेड करके किसी दूसरे या बड़े घर में, जो कि हमने कोविड में एक ट्रेंड देखा, लोगों को एहसास हुआ कि शायद एक 2 BHK उनके लिए पर्याप्त नहीं, तो वो 3 में गए, या 3 पर्याप्त नहीं तो 4 में गए, और उनकी वो राइट, यूनिट्स मार्केट में आई और फिर उनको दूसरे लोगों ने खरीदा। राइट। तो आप सही बोल रहे हैं। तो अगर आप हमारे सर्वे में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो सेलर्स हैं, 43% सेलर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इसलिए वो प्रॉपर्टी ये वाली बेच रहे हैं। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर एक्चुअली अपग्रेडिंग टू अ बिगर प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। तो ये काफी बड़ा रीजन ये है। बाकी जो लोग हैं वो या तो इन्वेस्टर्स हैं या उनकी प्रॉपर्टी में कोई टेनेंट रह रहा है और वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अब अपना उस पैसे का कहीं यूज करना चाहते हैं। बट वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाय अ बिगर प्रॉपर्टी नाउ। राइट। अच्छा, एक और जो की कंसिडरेशन है कि जब आप पूछते हैं कि भाई बाइंग अ प्रॉपर्टी के लिए आप क्या सबसे ज्यादा देखते हैं, तो वैसे तो काफी सारे हैं। वाटर सप्लाई आपने कहा, वर्क प्लेस से डिस्टेंस आपने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली व्यक्ति वो देखेगा, साइज ऑफ अपार्टमेंट नो डाउट, एमेनिटीज और अप्रिसिएशन कितना होगा ये भी सबके जहन में रहता है। लेकिन 68% या ऑलमोस्ट कह लें 70% सबसे पहले बजट की बात कर रहे हैं। तो बजट अभी भी सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है। बिल्कुल, देखिए बजट तो सबसे प्राइमरी फैक्टर है ही, क्योंकि लोग वहां से शुरू करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे बजट में फिट होने वाली है कि नहीं है, एंड बाकी सारी उसके बाद सेकेंडरी होती है। लेकिन जैसे कि जो सदर्न सिटीज अगेन जैसे बैंगलोर, चेन्नई, जहाँ पे थोड़ा वाटर इश्यूज भी रहते हैं, तो वहाँ पे काफी लोग वाटर सप्लाई को लेके चिंतित रहते हैं। एंड जहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो लोग चाहते हैं कि वो मेट्रो के पास या फिर रेलवे लाइन के पास रहें, जिससे कि अच्छा ट्रैवल कर सके, फास्ट ट्रैवल हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स लोग लेते हैं, बट आई थिंक द फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर इज दैट बजट शुड फिट देयर पॉकेट। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, हालांकि हम सब जानते हैं कि यही हुआ है। 62% आपके यहाँ कह रहे हैं फर्स्ट परचेज है, 82% लोग कह रहे हैं सेल्फ यूज के लिए। मतलब हम कहें कि ये जो पूरा मार्केट चलाया है ये रियल डिमांड ने चलाया है, ये एक्चुअल। आपने हालांकि ये भी कहा कि 18% इन्वेस्टर भी आए, जो कि पिछले कई सालों के मुकाबले काफी बेहतर नंबर है। लेकिन जो मार्केट मूवर्स इस समय वो एंड यूजर्स ही। बिल्कुल, आप एकदम ही सही कह रहे हैं कि मेजॉरिटी 82% लोग जो हैं एंड यूजर्स हैं। और जैसे मैंने बताया उसका रीजन यही है कि लोग बोल रहे हैं कि रेंट के बजाय उन्हें लगता है कि अभी परचेज करना बेटर है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर्स है वो भी डबल हो गए हैं, जो कि पिछले 3-4 साल का आप देखेंगे उनसे डबल हो गए हैं। बट मेजॉरिटी यूजर्स आर एंड यूजर्स हु वांट टू परचेज दिस प्रॉपर्टी फॉर देयर ओन यूज, खुद जाके उस प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं। और ये भी एक रीजन है कि आप इतना हाई परसेंटेज देख रहे हैं कि लोग आरटीएमआई प्रेफर कर रहे हैं, रेडी टू मूव इन प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर हम प्रॉपर्टी अभी खरीद रहे हैं तो क्या हम इमीडिएटली शिफ्ट हो सकते हैं और हमें कहीं ऐसा ना हो कि ईएमआई और रेंट साथ में देना पड़े। तो आप देखेंगे कि 82% और ये 78% रेडी टू मूव इन, काफी काफी ज्यादा कोरिलेशन है इसके बीच में। राइट। तो समअप करते हैं सौरभ, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर, रेंटल पे भी ये आपकी रिपोर्ट काफी बातचीत करती है, लेकिन आज हमारा फोकस हमने होम बायर्स के ऊपर ही रखा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए, हालांकि आपने पहले जिक्र किया कि 2023 के लिए आउटलुक अच्छा है, लेकिन देखिए अब लोगों का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। आपकी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि लोग 84% लोग ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब वो अभी भी एक घर को ही इन्वेस्टमेंट का पर्पस बनाएंगे रादर देन कमर्शियल प्रॉपर्टी या लैंड। तो ये ट्रेंड भी बढ़ रहा है अभी भी लोगों को वो बात। और देखिए फिर से थोड़ी बहुत बातें कोरोना की होने लगी हैं, तो वो दिमाग से अगर किसी के निकल भी गया तो फिर से वो घंटी बजेगी कि ना ना मुझे अपना घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो इंस्पाइट के इंटरेस्ट रेट ऊपर हैं, अभी हमें नहीं पता और कितने ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो जाने की गुंजाइश बनती है। प्रॉपर्टी प्राइजेस क्योंकि सारी कमोडिटीज इतनी महंगी है, तो मॉडरेट ही सही लेकिन इंक्रीज आएगा ही आएगा। एक होम बायर के लिए यहां पर क्या रहेगा, फिर थोड़ा कंफ्यूज होगा वो अपना डिसीजन कैसे ले 2023 में जाते हुए। देखिए, मेरे को लगता है कि हम लोग अभी एक रियल एस्टेट की अपसाइकिल में हैं। हमने अगर आप पिछला 8-10 साल देखेंगे तो रियल एस्टेट काफी म्यूटेड था मल्टीपल रीजंस की वजह से, बट इतना हमने ग्रोथ देखी नहीं थी उसमें। तो अभी रियल एस्टेट एक अपसाइकिल पर आया है एंड ऑल्दो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रेंटल यील्ड भी बढ़ गई है, तो उसका डिफरेंस काफी नैरो हो गया है। एंड एंड इन्फ्लेशन की जहां तक बात करें तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के लिए इस तरह का इन्फ्लेशन कोई बहुत अननोन नहीं है। हमने पिछले 10-15 साल में इस तरह का इन्फ्लेशन देखा हुआ है। तो इस तरह को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो ये काफी अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा टाइम है खरीदने के लिए।
एंड काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, नए डेवलपर्स भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि काफी ऑप्शंस एक इंडिविजुअल को देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो 2023 काफी अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आगे चल के चाहे आप इन्वेस्ट अपने लिए कर रहे हैं, खरीदने अपने लिए निजी यूज के लिए कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, आपको इसमें अप्रिसिएशन मिलेगा और अच्छा रिटर्न आने की पूरी उम्मीद है। चलिए, तो इसी उम्मीद पर हम आपको शुक्रिया कहेंगे कि आपने वक्त निकाला और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर, नो डाउट ये रियल फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, और प्लस क्या लोगों की उम्मीदें हैं। हालांकि बहुत सारा सिनेरियो है, बहुत सारा चेंजिंग सिनेरियो, उसमें इंटरेस्ट रेट हो गए, प्राइजेस हो गए, थोड़ा इकोनॉमिक आउटलुक हो गया, वो सारी चीज़ों के मद्देनजर। लेकिन सौरभ को लगता है कि ये मोमेंटम जो है वो जारी रहने वाला है 2023 में भी, और जो भी कारण अभी हमने देखे पिछले 1.5-2 साल के अंदर, क्यों लोग शिफ्ट हुए वापस से घर खरीदने की सोच पर, और वापस से क्यों हमने इतने नंबर्स क्रिएट होते हुए देखे हैं, तो शायद वो भी 2023 में नजर आए। खैर, 2023 में जब जाएंगे तो एक्चुअल नंबर्स भी आएंगे, तब उन पे दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को भी। नमस्कार। नमस्कार।